अगर हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को देखें तो असल में हम भारत के इतिहास को ही देख रहे होते हैं। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस जमीन की कहानी है जिसने सभ्यताओं को जन्म दिया, बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा और भारत की तकदीर को एक शक्ल दी है। कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं, कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता इसी राज्य से होकर गुजरता है। ये लाइन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अहमियत को बस एक वाक्य में समझा देती है। ये भारत का पॉलिटिकल नर्व सेंटर है और यही वजह है कि इसके इतिहास को समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये राज्य इतना अहम क्यों है? देखिए, आध्यात्मिक नज़र से देखें तो ये श्री राम, कृष्ण और बुद्ध की भूमि है। सांस्कृतिक तौर पर यह गंगा जमुनी तहजीब का गढ़ है, जहां अलग अलग संस्कृतियां एक साथ घुल मिल गईं। राजनीतिक तौर पर यह मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों की जन्मभूमि रही है और इसी धरती ने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी दिए हैं। और हां, इन सब के ऊपर यह देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य भी है। इस राज्य के आज को समझने के लिए हमें इसकी हजारों साल पुरानी जड़ों को देखना होगा। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि आखिर कैसे ये जमीन एक महान सभ्यता का केंद्र बनी। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल से, जब इस इलाके को एक खास नाम दिया गया था, ब्रह्मर्षि देश, यानी ऋषियों की भूमि। ये वही तपोभूमि थी जहां वाल्मीकि जैसे महान ऋषियों ने पवित्र ग्रंथ रचे और जहां भारत के दो सबसे बड़े महाकाव्यों रामायण और महाभारत की कहानियों ने जन्म लिया। अब ये आंकड़ा सुनिए, ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत 16 महाजनपदों यानी बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था, तो उनमें से आधे, जी हां, पूरे 8 अकेले आज के उत्तर प्रदेश की जमीन पर थे। ये इस इलाके की राजनीतिक ताकत का शायद पहला बड़ा सबूत था। और इसके बाद तो यहाँ एक के बाद एक शक्तिशाली साम्राज्यों का दौर चला, जो करीब 1000 साल तक कायम रहा। इसकी शुरुआत हुई 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और इस जगह को बौद्ध धर्म का पालना बना दिया। फिर मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूप और स्तंभ बनवाए। पहली सदी आते आते कुषाणों ने मथुरा को कला का एक बड़ा सेंटर बना दिया और 4वीं सदी में गुप्त साम्राज्य ने तो यहाँ हिंदू संस्कृति का स्वर्ण युग ही रच दिया। ये सिलसिला 7वीं सदी तक चलता रहा, जब राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज को एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी बनाया। अब हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जिसने इस इलाके की शक्ल और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की, जब मुस्लिम शासन के आने के साथ एक नई मिलीजुली संस्कृति का जन्म हुआ। दिल्ली सल्तनत के दौरान इस क्षेत्र पर कई राजवंशों ने हुकूमत की। शुरुआत हुई दास वंश से, जिसे आगे बढ़ाया खिलजी और तुगलक वंशों ने। लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आया जब लोदी वंश के सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा को उपराजधानी का दर्जा दे दिया। ये शहर के आने वाले शानदार भविष्य की पहली झलक थी। मुगल काल को तो इस क्षेत्र का सुनहरा दौर कहा जा सकता है और इसमें 2 महान सम्राटों ने अपनी कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। एक तरफ थे अकबर, जिन्होंने आगरा के पास अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी बसाई और हिंदू मुस्लिम परंपराओं को मिलाकर एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया। तो वहीं उनके पोते शाहजहां ने आगरा में मोहब्बत की निशानी ताजमहल बनवाया और मुगल वास्तुकला को उसकी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन जब मुगलों की ताकत कमजोर पड़ी तो इस मिलीजुली संस्कृति का केंद्र भी बदला। वो दिल्ली से शिफ्ट होकर लखनऊ आ गया, अवध के नवाबों के पास। ये वो दौर था जब कला, साहित्य, संगीत और शायरी यहाँ की फिजा में घुल गए थे और खूब फले फूले। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक नए और कह सकते हैं कि काफी उथल-पुथल भरे दौर में चलते हैं। यह है आधुनिक काल, साम्राज्यों के पतन, अंग्रेजों के आगमन और आज़ादी के लिए एक लंबे संघर्ष की दास्तां। 1857, 1857, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये एक तारीख है जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और क्यों? क्योंकि इसी साल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली बड़ी बगावत की आग भड़की थी। और जानते हैं इसकी चिंगारी कहां से उठी? जी हां, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ इस क्षेत्र की अपनी पहचान भी बन और बदल रही थी। इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां करता है। 1834 में अंग्रेजों ने इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस कहा। 1902 में ये यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध बना,
जिसे 1935 में छोटा करके सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया। और आखिर में 24 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने से ठीक 2 दिन पहले इसे वो नाम मिला जिससे हम आज इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये राज्य राष्ट्रवादी आंदोलन का एक तरह से गढ़ बन चुका था। यहां से एक तरफ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े नेता निकले जिन्होंने राजनीतिक लड़ाई लड़ी, तो दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी वीरांगनाओं ने क्रांति की मशाल को थामे रखा। तो इतनी लंबी और शानदार ऐतिहासिक विरासत का आज के दौर में क्या मतलब है? चलिए अब इस बात को समझते हैं कि यह गहरा इतिहास आज के उत्तर प्रदेश की पहचान और उसके महत्व को कैसे परिभाषित करता है। आज़ादी के बाद की भारतीय राजनीति को देखें तो उत्तर प्रदेश का असर बेजोड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इसी राज्य ने देश को किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। यह आंकड़ा इसके राजनीतिक दबदबे को साफ साफ दिखाता है। हाँ, आधुनिक दौर में राज्य के नक्शे में एक बड़ा बदलाव जरूर आया। ये बात है साल 2000 की, जब क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसके उत्तर पश्चिमी हिमालयी इलाके को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम है उत्तराखंड। तो आखिर में जब हम आज के उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो क्या नजर आता है? हमें एक ऐसी तस्वीर दिखती है जिसमें कई परतें हैं। इसमें प्राचीन गौरव की एक मजबूत नींव है, मध्य युग की मिलीजुली संस्कृति की एक खूबसूरत परत है, आधुनिक भारत के जागरण की एक अहम कड़ी है और आज़ाद भारत के राजनीतिक दिल की धड़कन है। ये सब मिलकर ही इसकी जटिल और यूनिक पहचान बनाते हैं। तो सोचिए, एक ऐसी जमीन जिसका 4000 साल से भी ज्यादा का शानदार इतिहास रहा है, जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर हमेशा केंद्र में रही है। सवाल ये उठता है कि भारत के इस दिल का, इस हृदय स्थल का अगला अध्याय कैसा होगा?